जय हिंद साथियों। वंदे मातरम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपके अपने YouTube चैनल टीसीजी क्लासेज में पुनः हार्दिक अभिनंदन, स्वागतम, मोस्ट वेलकम। दोस्तों, हिंदी व्याकरण के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ हिंदी व्याकरण के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन प्रश्नों की हम विस्तृत व्याख्या भी इस क्लास में करने वाले हैं। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आज की क्लास का प्रश्न नंबर 1, भाषा की छोटी इकाई है। भाषा की छोटी इकाई है, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, वो आपको करेक्ट आंसर देना है उसका। भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द, ऑप्शन ए में शब्द, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी स्वर और ऑप्शन डी है वर्ण। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। ओके, देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसे टुकड़ों में विभक्त नहीं किया जा सकता है। इसके बाद में शब्द। शब्द वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा व्यंजन है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। व्यंजन वर्णों का एक प्रकार होता है। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सके उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। और हिंदी भाषा के अंदर इनकी संख्या होती है 33। व्यंजन वर्णों की संख्या होती है 33। ओके, इसके बाद में स्वर। स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके। हिंदी भाषा में इनकी संख्या 11 होती है। हिंदी भाषा में इनकी संख्या 11 होती है। ओके, चारों ऑप्शंस को हमने देख लिया। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी मानक भाषा में कुल वर्णों की संख्या होती है। हिंदी मानक भाषा के अंदर टोटल वर्णों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 44, ऑप्शन बी 46, ऑप्शन सी 50 और ऑप्शन डी 52। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कुल वर्णों की संख्या होती है 52। कितनी होती है? 52। ओके, तो करेक्ट आंसर आपका रहेगा 52। अब देखिए, इसके ऑप्शंस पे विचार कर लेते हैं। हिंदी भाषा के अंदर मुख्य वर्णों की संख्या पूछी जाए, मुख्य वर्णों की संख्या पूछी जाए तो संख्या होती है 44। क्योंकि अभी हमने इससे पहले देखा था 33 व्यंजन थे और 11 स्वर। इस प्रकार से जो मुख्य वर्ण होते हैं उनकी संख्या होगी 44। कितनी होगी? 44। 46 की बात करें तो ये 46, हाँ 46 भी वर्ण होते हैं। मुख्य वर्ण 44 हो गए। इसके अलावा दो अयोगवाह वर्ण होते हैं जिन्हें हम हंग और अ है इस प्रकार से लिखते हैं। तो ये दो वर्ण और मिला देंगे तो वर्णों की संख्या होगी 46। ओके, इसके अलावा 4 हमारे पास संयुक्त व्यंजन वर्ण होते हैं। 4 क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन वर्ण। 4 होते हैं संयुक्त वर्ण। ओके,
संयुक्त वर्ण कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं एक बार हम देख लेते हैं, कौन कौन से होते हैं 4। एक तो होगा अक्षय, छत्री, त्रिशूल और ज्ञानी। इसके अलावा एक और होता है श्रेय। इस प्रकार से ये 4 संयुक्त व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। 4 क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन वर्ण। यदि इन संयुक्त व्यंजन वर्णों को मिला दें तो संख्या हो जाएगी 50। संख्या कितनी हो जाएगी? 50। लेकिन टोटल वर्णों की संख्या पूछी जाए तो संख्या होती है 52। कितनी होती है? 52। ओके, ये हमारा करेक्ट आंसर था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 3, वर्णों का सार्थक क्रम कहलाता है। अभी अभी पिछली क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन करवाया उस समय मैंने आपको बताया था। जल्दी से उत्तर दीजिए, क्या उत्तर हो सकता है? आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। वर्णों का सार्थक क्रम कहलाता है। क्या वर्णों का सार्थक क्रम वाक्य कहलाता है, या शब्द कहलाता है, या उसे विधेय कहते हैं, या फिर इकाई कहते हैं? इसमें इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 बी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। यानी वर्णों का सार्थक क्रम कहलाता है शब्द। क्या कहलाता है? शब्द। ओके, क्लियर। वाक्य भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। सब वर्णों का सार्थक क्रम शब्द कहलाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है। जस्ट 1 मिनट पहले मैंने इसका आंसर दिया है, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी वर्ण, ऑप्शन सी वाक्य, ऑप्शन डी स्वर। तुरंत उत्तर दीजिएगा। शब्द के ऊपर अभी हमने चर्चा कर ली थी। वर्णों के सार्थक क्रम को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। भाषा की सबसे सूक्ष्मतम इकाई जिसे टुकड़ों में विभक्त नहीं किया जा सके वर्ण कहलाता है। और वाक्य भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी, भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है वाक्य। सेंटेंस जो होता है वो भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है। स्वर वर्णों का एक प्रकार होता है। हिंदी भाषा के अंदर 11 स्वर होते हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? हिंदी भाषा के अंदर जितने वर्ण होते हैं उन सब वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? ओके, तो आपको करेक्ट आंसर देना है इसमें ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 7। करेक्ट आंसर इसमें क्या रहेगा? इसमें करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी अयोगवाह वर्ण। सॉरी, ऑप्शन बी। यानी 3 प्रकार होते हैं वर्णों के। कौन कौन से होते हैं? एक प्रकार होगा स्वर, दूसरा प्रकार होगा व्यंजन, और तीसरा प्रकार होता है अयोगवाह वर्ण। ओके, तो ये अयोगवाह वर्ण इस प्रकार से 3 प्रकार हो गए। वर्णों को 3 भागों में बांटा जाता है। स्वर वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके। इनकी संख्या 11 होती है, हमने देख ली थी। अच्छा, इनकी संख्या 11 होती है, वो उस पर भी हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। संख्या मैंने 11 बता दी थी, लेकिन कौन कौन से होते हैं उन पे चर्चा कर लेते हैं। एक तो होता है स्वर ए से लेकर के, देखो ए, इसके बाद में आ, ई का दूसरा रूप बड़ा ई, ऊ, बड़ा ऊ, उसके बाद में री सी,
ए, आई, ओ और औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल स्वर वर्णों की संख्या कितनी होगी? 11 है। कितनी होगी? 11। ओके, तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन था वो था वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है। तो एक प्रकार हमने देख लिया स्वर, दूसरा व्यंजन। व्यंजनों की संख्या होती है 33 और अयोग वाह वर्ण होते हैं 2। कितने होते हैं? 2। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है अंग और एक होता है अ है। ओके, इस प्रकार से वर्णों को 3 भागों में बांटा जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्ण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए स्वर, बी व्यंजन, सी अयोगवाह और डी विसर्ग। करेक्ट आंसर देना है आपको। अभी जस्ट 1-2 मिनट पहले मैंने बताया है, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके उन्हें हम कहते हैं स्वर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए स्वर। और स्वर कितने होते हैं? टोटल स्वर होते हैं 11। टोटल स्वर कितने होते हैं? 11। ये अभी हमने देखा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिन वर्णों का स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं किया जा सके उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या उन्हें स्वर कहते हैं, या उन्हें व्यंजन कहते हैं, या उन्हें अयोगवाह वर्ण कहते हैं, या फिर उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता है। हिंदी में टोटल व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? 33। कितने होते हैं? 33। 33 व्यंजन वर्ण होते हैं। और इन 33 व्यंजन वर्ण जो होते हैं इनको 4 कैटेगरियों में यानी 4 भागों में बांटा जाता है। इन व्यंजन वर्णों को 4 भागों में बांटा जाता है। 4 भागों में बांटते हैं। 4 भाग कौन कौन से होते हैं ये हम देख लेते हैं। 4 भाग कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 स्पर्श व्यंजन वर्ण। नंबर 2 उष्म व्यंजन वर्ण। उष्म व्यंजन वर्ण। नंबर 3 अंतस्थ व्यंजन वर्ण। और नंबर 4 संयुक्त व्यंजन वर्ण। संयुक्त व्यंजन वर्ण के बारे में मैंने अभी बताया था आपको। संयुक्त व्यंजन वर्ण के बारे में मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया है। अच्छा, स्पर्श व्यंजन वर्ण संख्या जो होती है स्पर्श व्यंजन वर्णों की वो होती है 25। 25 कैसे लेकर के मैं तक। ये जो 5 लाइन होती हैं, एक कै की लाइन होती है जिसे कैवर्ग कहा जाता है, एक च की लाइन होती है जिसे चैवर्ग कहा जाता है, टै वाली लाइन होती है तो टैवर्ग कहते हैं, पै वाली लाइन होती है पैवर्ग और तै वाली लाइन होती है तैवर्ग। इस प्रकार से 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग के अंदर 5 वर्ण होते हैं। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 5 तो 25 वर्ण होते हैं। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन वर्ण होते हैं 25। कितने होते हैं? 25। कहां से प्रारंभ होंगे, कैसे प्रारंभ होंगे और मैं तक चलेंगे। ओके, इसके अलावा दूसरा प्रकार होता है उष्म व्यंजन वर्ण। इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन सी होती है आइए देख लेते हैं। 3 तो स होते हैं, स संजम वाला भी, स ये आपके षटकोण वाला भी होगा, स सलेट वाला भी होगा, ठीक है, और एक होगा है। ये चारों क्या कहलाते हैं? उष्म व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ओके, इसके बाद में तीसरा प्रकार होगा
इसका ही तीसरा प्रकार जो होगा वो होगा अंतस्थ व्यंजन वर्ण, और अंतस्थ व्यंजन वर्णों की संख्या भी होती है 4। अंतस्थ व्यंजन वर्ण कितने होंगे? 4। कौन कौन से होते हैं? य, र, ल और व। ये सभी व्यंजन वर्ण है, तो इनके नीचे लगेगा हलंत का चिन्ह। ओके, इस प्रकार से ये मुख्य जो व्यंजन होते हैं वो हो गए, मुख्य जो व्यंजन वर्ण होते हैं वो हो गए टोटल 33। इसके अलावा 4 संयुक्त व्यंजन वर्ण और होते हैं जिनको हम देख लेते हैं। एक तो क और स, इन दोनों से मिलकर के बनता है इस प्रकार से अक्षर छतरी वाला। एक बनता है त और र से, त और र से, ये बनेगा त्रिशूल वाला। ठीक है, इसके अलावा 2 और होते हैं। एक होगा ज्ञानी वाला, आपने देखा होगा, इसकी बनावट सबसे अलग होती है, यहां से प्रश्न भी पूछा जाता है। जय और ये, इन दोनों को मिलाने से बनता है ये ज्ञानी, ये ज्ञानी वाला है ना। ओके, एक होता है श्रेय, इस प्रकार से श्रीमती में, श्रवण में, इस प्रकार से लगता है ना ये श्रेय, ये होता है। इसकी बनावट होती है इस से, यानी जो तालव्य से है ना, इससे और र से, इन दोनों से ये श्रेय बनता है। तो चार संयुक्त व्यंजन हो गए, 4 उष्म व्यंजन वर्ण हो गए, 4 अंतस्थ व्यंजन वर्ण हो गए, और 25 स्पर्श व्यंजन वर्ण हो गए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था व्यंजन वर्ण, ऑप्शन बी। इन व्यंजन वर्णों को हमने अच्छे से समझ लिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं? इस प्रश्न का विस्तृत वर्णन हमने पिछले प्रश्नों में देख लिया। कुल स्वर वर्णों की संख्या होती है 11। कौन कौन से होते हैं उनको भी हमने देख लिया। हाँ, ये जो 11 स्वर होते हैं इन्हें मुख्य तौर पे 2 भागों में बांटते हैं, जिनमें से एक होता है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व, और दूसरा प्रकार होता है दीर्घ। हालांकि इनके अलावा संस्कृत भाषा के अंदर एक और प्रकार होता है जिसे कहते हैं प्लुत स्वर। जिसे क्या कहते हैं? प्लुत स्वर भी कहा जाता है। ओके, लेकिन उनकी कोई निश्चित संख्या नहीं होती है। तीसरा प्रकार प्लुत भी माना जाता है, लेकिन मुख्यतः 2 ही प्रकार होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ओके, चलिए देखते हैं ये ह्रस्व वर्ण कौन कौन से हैं और दीर्घ वर्ण कौन कौन से हैं, इनको एक बार देख लेते हैं। ह्रस्व स्वर वर्णों की संख्या होती है कितनी? 4। कितनी होती है? 4 होती है। 4 ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, ई, उ और ऋषि। इस प्रकार से 4 ह्रस्व स्वर वर्ण हो गए। बाकी के 7 जो स्वर वर्ण बच गए वो कहलाएंगे दीर्घ स्वर वर्ण। तो दीर्घ स्वर वर्णों की संख्या पूछी जाए तो संख्या होगी 7। कौन कौन से बच गए? आ बच गया, बड़ी ई बच गई, बड़ा ऊ बच गया, ए, आई, ओ और औ। इस प्रकार से दीर्घ स्वर वर्णों की संख्या होगी 7। टोटल स्वर वर्ण हो गए 11। तो 2 प्रकार मुख्य होते हैं, जबकि प्लुत स्वर वर्ण है उनको भी इनमें ही शामिल करते हैं। तो तीसरा प्रकार भी माना जा सकता है। ऑप्शन में यदि 2 आता है तो आपको 2 मानना है, अन्यथा 3 आता है तो 3 प्रकार मानने हैं। यहाँ पे कुल स्वर वर्णों की संख्या पूछी गई है, स्वर वर्णों की टोटल संख्या पूछी गई है, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा इसमें ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, स्वर वर्णों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? यहाँ पे ऑप्शन ए में 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 7। अभी अभी इससे जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में ही हमने इसको अच्छे से देख लिया था। स्वर वर्णों को मुख्यतः 2 प्रकारों में बांटा जाता है, यानी 2 भाग किए जाते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए।
एक हो गया ह्रस्व स्वर और दूसरा हो गया दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ह्रस्व स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? ये अभी हमने देखा था। ऑप्शन ए 4 5, ऑप्शन बी ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 11। थोड़ा सा फास्ट चलते हैं, क्वेश्चनों की संख्या ज्यादा है, लंबी क्लास हो जाएगी। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ह्रस्व स्वर वर्णों की संख्या होगी 4। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दीर्घ स्वर वर्णों की संख्या होती है। ये सारे क्वेश्चन हमने पूर्व वाले जो प्रश्न थे उनमें अच्छे से समझ लिए थे, तो अभी इसका आंसर डायरेक्ट मैं आंसर दे देता हूं। इसमें करेक्ट आंसर रहेगा 7, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। दीर्घ स्वर वर्णों की संख्या होती है 7। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्यंजन वर्णों की संख्या होती है। व्यंजन वर्णों की टोटल संख्या कितनी होती है? हमने पूर्व वाले प्रश्नों में देख भी लिया है, तो सीधा आंसर मैं बता देता हूं आपको। ऑप्शन बी हमारा इसमें करेक्ट आंसर रहेगा, यानी व्यंजन वर्णों की टोटल संख्या होती है 33। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या, व्यंजन वर्णों को अच्छे से हमने देख लिया है। स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या होती है 25। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, यानी स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या होती है 25। कहां से कहां तक होते हैं ये? कैसे लेकर के मैं तक, कै से लेकर के मैं तक इनकी संख्या होती है 25। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से स्पर्श व्यंजन वर्ण नहीं है। अब बताइए, हमने सारा अच्छे से इनको स्पर्श व्यंजन वर्णों को समझ लिया है। अब आपको आंसर देना है। निम्न में से ऐसा कौन सा वर्ण है जो स्पर्श व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए से, ऑप्शन बी से सलजम वाला यानी तालव्य से, ऑप्शन सी ये अंतस्थ व्यंजन वर्ण होता है, सॉरी है ना, उत्तर बता रहा हूं, और ऑप्शन डी में। आपको इसमें करेक्ट आंसर बताना है। देखिए, ऑप्शन ए से जो है वो उष्म व्यंजन वर्ण होता है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है वो कौन सा वर्ण कहलाता है? ऑप्शन ए कैसा वर्ण कहलाता है? उष्म व्यंजन वर्ण से यहाँ पे भी आ रहा है, ये भी कौन सा वर्ण कहलाएगा? उष्म व्यंजन वर्ण। ये कौन सा कहलाता है? अंतस्थ व्यंजन वर्ण। ओके, तो उष्म व्यंजन वर्ण दो हो गए और एक ही अंतस्थ व्यंजन वर्ण। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन में हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर रहेगा, यानी मैं जो होता है, मैं जो होता है वो क्या होता है? स्पर्श व्यंजन वर्ण होता है। कैसे लेकर मैं तक स्पर्श व्यंजन वर्ण होते हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से संयुक्त व्यंजन वर्ण नहीं है। ऐसा व्यंजन वर्ण जो संयुक्त व्यंजन वर्णों के अंतर्गत नहीं आता है वो आपको छांटना है। ऑप्शन ए अक्षय छतरी वाला, बी थे, सी गे और ऑप्शन डी है। इसमें करेक्ट आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है जो होता है वो संयुक्त व्यंजन वर्ण नहीं होता है। संयुक्त व्यंजन वर्णों के बारे में पहले हमने पढ़ लिया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन वर्ण है। क्वेश्चन को अच्छे से देखना है या नहीं है, ये पूछा जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है अंतस्थ व्यंजन वर्ण है। कौन सा अंतस्थ व्यंजन वर्ण है? ऑप्शन ए च, ऑप्शन बी दे, ऑप्शन सी रे और ऑप्शन डी ने। अंतस्थ व्यंजन वर्ण कौन सा है? तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 3 यानी सी।
सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि रे जो होता है वो अंतस्थ व्यंजन वर्ण होता है। आपको याद होगा 4 अंतस्थ व्यंजन वर्ण होते हैं, य, रे, ले और वे। कौन कौन से? य, रे, ले और वे। ये सारे क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन वर्ण होते हैं। तो करेक्ट आंसर रहेगा सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें करेक्ट आंसर आपको देना है प्रश्न नंबर 17। प वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? यानी प वर्ण जो है वो कहां से बोला जाता है? अब देखिए, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। नया क्वेश्चन आया है, उच्चारण स्थल क्या होते हैं? उच्चारण स्थल यानी जो वर्ण जिस स्थान विशेष से बोला जाता है वह उस वर्ण का उच्चारण स्थल कहलाता है। उच्चारण स्थल कहलाता है। ओके, तो प वर्ण जो है इसका उच्चारण स्थान कौन सा है, ये आपको आंसर बताना है। इसके लिए एक ट्रिक होती है, इसकी एक ट्रिक होगी उपपद्य मानिया नाम। उपपद्य मानिया नाम, उपपद्य मानिया नाम ओष्ठो। उपपद्य मानिया नाम ओष्ठो, ये संस्कृत का एक सूत्र बनता है। इससे ये क्लियर हो जाएगा कि ओष्ठ, ओष्ठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं। तो यहाँ पे देखो उपपद्य मानियान, एक तो उ और दूसरा उ, एक तो दोनों प्रकार के उ इससे बोले जाते हैं। इसके बाद में जो ये लिखा है उ, इसका अर्थ होता है प वर्ग। इसका अर्थ होता है प वर्ग। आपको पता होगा प वर्ग के अंदर 4 वर्ण होते हैं। प वर्ग के अंदर 4 वर्ण होते हैं। कौन कौन से? प वर्ग के अंदर 4 वर्ण कौन कौन से होते हैं? ओ सॉरी, 5 वर्ण कौन कौन से होते हैं? प खुद हो गया, है, ब, भ और मैं। ठीक है, ये किस में आते हैं? ओष्ठ से बोले जाने वाले वर्ण हैं। सूत्र में हमने देखा था 2 वर्ण उ और उ ओष्ठ से बोले जाएंगे। उसके बाद में पूरा प वर्ग है वो भी ओष्ठ से बोला जाता है, यानी होठों के द्वारा बोला जाता है। उपपद्य मानिया नाम ओष्ठो। ओके, तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा ओष्ठ, यानी होठों के द्वारा बोला जाता है। चलिए, और जो यहाँ पे उच्चारण स्थल है इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, इनके सूत्र देख लेते हैं। कंठ से बोले जाने वाले जो वर्ण होते हैं उनका सूत्र होता है अकु है विसर्ज नियम। क्या होता है? कंठ है, अकु है विसर्ज नियम कंठ है। ओके, देखो क्या होता है ये सूत्र, इसको हम एक बार देख लेते हैं। ए, ए के अंदर 2 ए आएंगे, ए और आ, ये दोनों आएंगे। एक तो क्या क्या आएंगे? ए और आ। ओके, इसके अलावा कु, कु का अर्थ होता है पूरा कै वर्ग। पूरा कै वर्ग, कै वर्ग आप सब जानते हो। कै वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। कौन कौन से? कै, ख, ग, घ और ण, जो पंचम वर्ण होता है वो। ओके, इसके अलावा और कौन कौन से वर्ण होते हैं ये सूत्र में दे रखा है जो होता है ये भी कंठ से बोला जाता है। विसर्ज, विसर्ज का अर्थ होता है ऐसे वर्ण, ऐसे शब्द जिनके अंत में विसर्ग लगा हो। विसर्ग, इस प्रकार के 2 बिंदु होते हैं, ऊपर नीचे इस प्रकार के जो 2 बिंदु होते हैं ना, इसको कहते हैं हम विसर्ग। ठीक है, विसर्ग का चिन्ह। तो है, आ, पूरा कै वर्ग है और विसर्ग, ये सब किससे बोले जाते हैं? कंठ के द्वारा बोले जाते हैं। दूसरा हम इसमें देख लेते हैं तालु। तालु से बोले जाने वाले वर्ण, तालु से बोले जाने वाले वर्ण होंगे, इसका सूत्र बनेगा ई, चू, ये, से, ना, मैं। इचुयस नाम तालवे
यानी ये सारे के सारे तालु से बोले जाते हैं। ई का अर्थ हो गया दोनों प्रकार की ई का अर्थ हो गया दोनों प्रकार की ई। इसके अलावा चू का अर्थ हो गया पूरा छह वर्ग। छह वर्ग, छह वर्ग में आप जानते हो 5 वर्ण आएंगे। इसके अलावा यह क्या होगा, यह स तालव्य होता है, इस कारण इस स को तालव्य स कहते हैं, क्योंकि 3 प्रकार के स होते हैं ना, तो इस स को कहेंगे तालव्य स, इस स को कहेंगे मूर्धन्य स। ओके, स्पेस ज्यादा नहीं है, मैं आगे चर्चा करूंगा इस पे। ये जो वर्ण है ये सारे के सारे किससे बोले जाते हैं, तालु से। मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन से होंगे, इनको भी हम देख लेते हैं। मूर्धा, मूर्धा के लिए एक सूत्र बनेगा, क्या सूत्र बनेगा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, यानी ऋषि है वो बोला जाएगा किससे, मूर्धा से। टू का अर्थ हो गया पूरा टैवर्ग, टैवर्ग। इसके बाद में रे, से षटकोण, अभी थोड़ी देर पहले भी चर्चा की थी। ऋषि, टैवर्ग, रे रस्से वाला, और से जो मूर्धन्य वर्ण में आता है ये वाला, ये सब किससे बोले जाते हैं, मूर्धा से। ओके, अब आपका ध्यान इस क्वेश्चन पे वापस खींचना चाहूंगा। यानी जो हमारा प्रश्न जो है वो है प वर्ग का उच्चारण स्थल क्या होता है। तो अभी हमने देखा था उपपद्यमान्यानाम ओष्ठो, यानी प वर्ग है पूरा का पूरा, प फ ब भ, ये सब किससे बोले जाते हैं, ओष्ठ के द्वारा बोले जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, च वर्ग का उच्चारण स्थल जल्दी से बता दीजिए। अभी हमने चर्चा की थी इचु यस नाम तालवे, ई दोनों प्रकार की, और च वर्ग है वो किससे बोला जाता है, तालु से बोला जाता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा सी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19वां प्रश्न है, निम्न में से अयोग वाह वर्ण, अयोग वाह वर्ण दो होते हैं, अंग और ए है, तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो सिंपल क्वेश्चन, यानी पहले हमने यदि विस्तृत व्याख्या कर ली है तो उस पे हम सीधा सीधा उत्तर पे पहुंच जाते हैं। अब इस पे हम फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 20 है, 20वां प्रश्न है। वो 20वां प्रश्न क्या है, 20वां प्रश्न क्या है, देखिए 20वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, निम्न में से कौन सा वर्ण महाप्राण है। दो प्रकार की वर्ण होते हैं, एक अल्पप्राण कहा जाता है और एक महाप्राण कहा जाता है। एक तो कहा जाता है अल्प प्राण और एक को कहा जाता है महाप्राण। इसी प्रकार से एक प्रकार के वर्ण होते हैं जिन्हें हम कहते हैं घोष वर्ण, और होता है अघोष वर्ण। इनके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है महाप्राण। पहले हम देखते हैं अल्प प्राण क्या होता है और महाप्राण क्या होता है, इनको अच्छे से समझना है, ठीक है। तो एक तो हो गया अल्प प्राण, अल्प प्राण, अल्प मीन्स होता है कम, प्राण मीन्स यानी वायु, यानी ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय बहुत कम वायु निकलती हो। जितने भी वर्ण हम बोलते हैं तो हमारे फेफड़ों से वायु विसर्जित होती है, निकलती है ना। तो वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय कम वायु निकलती हो तो वो आते हैं अल्प प्राण के अंतर्गत। वे सारे अल्प प्राण में शामिल होते हैं। और अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण होते हैं उनको हमें देखना है। तो देखिए एक बार, अल्प प्राण में होंगे सभी स्वर, स्वर क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण, चाहे वो कोई भी स्वर हो, वो क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण कहलाते हैं। इसके अलावा वर्ग का पहला, दूसरा
सॉरी, पहला, तीसरा और पंचम, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। जैसे क वर्ग है तो क वर्ग का पहला वर्ण क्या हो गया क, तीसरा वर्ण हो गया घ और पंचम वर्ण हो गया च। ये क्या है, अल्प प्राण में आते हैं। ऐसे ही च वर्ग में च आ जाएगा, ज आ जाएगा और च, ज और लास्ट वाला पंचम वर्ण ये। ओके, इस प्रकार से ये आते हैं। तो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण हो गया। एक तो हो गया स्वर वर्ण, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण हो गया। और इसके अलावा 4 वर्ण होते हैं जिन्हें हम अंतस्थ वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतस्थ। इनके बारे में हम जान चुके हैं। 4 कौन कौन से होते हैं, य, र, ल और व। ओके, तो ये सब क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण कहलाते हैं। अब देखिए क कौन सा वर्ण होगा, क भी अल्प प्राण होगा, ख भी क्या होगा, सॉरी, हाँ, क अल्प प्राण हो गया, ग भी अल्प प्राण हो गया, है ना, ग भी अल्प प्राण हो गया। और ये क वर्ग का पंचम वर्ण अण जो है ये भी अल्प प्राण हो गया। हमें उत्तर क्या चाहिए, महाप्राण। इस प्रश्न में पूछा क्या गया है, महाप्राण। तो महाप्राण के लिए हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि ऑप्शन बी है वो दूसरा वर्ण है। तो पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण तो महाप्राण में आते हैं, उसमें अल्प प्राण में आते हैं। और दूसरा और चौथा वर्ण होता है महाप्राण। महाप्राण क्या होते हैं, किसी भी वर्ग का दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण, ये महाप्राण में आते हैं। इसके अलावा अंतस्थ सॉरी ऊष्म व्यंजन वर्ण जो होते हैं ना, चाहे हम स की बात करें, इस स की बात करें, या इस स की बात करें, या है की बात करें, ये सारे किस में आते हैं, ऊष्म व्यंजन वर्ण होते हैं। और सारे ऊष्म व्यंजन वर्ण किस में आते हैं, महाप्राण के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो महाप्राणों की संख्या कितनी होगी, देखो महाप्राण कौन कौन से होंगे, दूसरा और चौथा वर्ण, यानी 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्गों में 2-2 वर्ण, प्रत्येक वर्ण में 2 वर्ण हो गए, तो 10 तो ये हो गए। इसके अलावा 4 ये हो गए, ठीक है, स है, ये महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा एक उपक्षिप्त वर्ण होता है, उपक्षिप्त वर्ण ढ नहीं होता है, इसको मैं सही लिख देता हूं, इसको मैं दोबारा से सही लिखता हूं, दवात बन गया था, ये होता है ढ, ढक्कन वाला, है ना। इस प्रकार से इसके नीचे यदि ये नुक्ता लगा है ना, तो ये उपक्षिप्त वर्ण होता है। तो टोटल हो गए 15, ये क्या होते हैं, महाप्राण। तो इसमें महाप्राण पूछा गया है। दूसरा ख जो है ये क वर्ग का दूसरा वर्ण होता है, तो ये बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है, ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से महाप्राण का जोड़ा है, यानी 2 वर्ण ऐसे हैं जो महाप्राण में शामिल होते हैं। ऑप्शन ए क और ख, ऑप्शन बी च और छ, ऑप्शन सी ख और घ, और ऑप्शन डी त और न। जल्दी से उत्तर दीजिएगा। अभी मैंने बताया था अल्प प्राण में 1, 3 और 5 नंबर आता है, महाप्राण में 2 और 4 नंबर आता है। तो ये क है, ये 1 नंबर हो गया और ख 2 नंबर हो गया। कहीं भी तालमेल नहीं बैठ रहा है, ना तो ये अल्पप्राण में है ना महाप्राण में है, एक अल्पप्राण का है एक महाप्राण का है। तो ये तो हमारा करेक्ट उत्तर है, ये गलत हो गया। इसके अलावा देखो च और छ, ये भी पहला और दूसरा ही है, तो ये भी गलत आंसर हो गया। इसमें ख और घ देखो, ख में तो 2 नंबर है, ख में 2 है और घ में 4 नंबर है, और 2 और 4 किस में आता है, महाप्राण में आता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। इसमें ट है, ये अल्पप्राण होता है और अण भी अल्पप्राण होता है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
जल्दी से। अल्प प्राण का जोड़ा, अल्प प्राण 1 3 5, 1 3 5 और सभी स्वर, इनमें से हमें देखना है 1 3 5, 1 3 5 और सभी स्वर और अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं? 4। ये हमें अच्छे से पता है। देखो कौन कौन से हैं। तय वर्ग का पहला वर्ण आता है, बिल्कुल अल्प प्राण हो सकता है, लेकिन थ अल्प प्राण नहीं होता है, तो ये हमारा ऑप्शन कट जाएगा। ओके। ऑप्शन बी में देखो, प पहला वर्ण है, लेकिन ये थ है, ये दूसरा वर्ण है, तो ये भी कट जाएगा। ट पहला वर्ण है, अल्प वर्ण में आएगा, अल्प प्राण में आएगा, लेकिन ठ जो है ठ ठ ठ ठ ठ दूसरा आ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। हमें तो 1 3 5 में से चाहिए, तो च 1 नंबर का है और ज 3 नंबर का है, तो ये ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी विल बी आवर करेक्ट आंसर। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। है वर्ण व्याकरण की दृष्टि से होता है, किस में शामिल करेंगे है को? क्या उसको अल्प प्राण में शामिल करेंगे, या उसे महाप्राण में शामिल करेंगे, या इसे संघर्षी वर्ण कहेंगे, या फिर इसे अघोष वर्ण कहेंगे? है को किस वर्ग में शामिल करेंगे? ओके, अभी हमने देखा था से और है, तीनों प्रकार के से और एक होता है दूसरा और चौथा वर्ण, ये सब किस में आते हैं? महाप्राण में आते हैं। किस में आते हैं? महाप्राण में आते हैं। ओके, महाप्राण, यानी इनको बोलेंगे तो ज्यादा श्वास की जरूरत पड़ेगी, तो महाप्राण हो गए, और महाप्राण हो गया तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें रहेगा ऑप्शन बी, महाप्राण है वर्ण, महाप्राण से बोला जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दंते वर्ण कौन सा है? इसका सूत्र हमने नहीं देखा, चलो इसका भी सूत्र देखते हैं। वर्णों का उच्चारण स्थल में हम देखेंगे ल तू लसाना, ल तू लसानाम दंता। रे जो होता है ये संस्कृत का वर्ण है, तो इसको तो हम काट देते हैं। ओके, ये केवल संस्कृत में काम में आता है, लेकिन ये संस्कृत का सूत्र हम काम में ले रहे हैं, इनको याद करने के लिए ट्रिक है ये हमारी, है ना। तो इसलिए अब लिरे को तो हम हटा ही देते हैं, लिरे का कोई उपयोग यहाँ पे नहीं होगा हिंदी में। इसके अलावा एक तो होगा तय वर्ग, आप सब अच्छे से जान गए अब तय वर्ग क्या होता है। तय के पांचों वर्ण हो गया। इसके अलावा ले भी हो गया। इसके अलावा से, एक से को हमने किस में शामिल किया था? तालु में। किसमें? तालु में। एक से को हमने किस में शामिल किया? मूर्धा में। और एक से जो है हमारा वो अभी किस में हो जाएगा? दंत में हो जाएगा। दांत से बोलते हैं, दांत से बोले जाने वाले वर्णों में आता है। ठीक है, अब इसका उत्तर हमें देखना है, इसको मैं एक बार मिटा देता हूं। इसका उत्तर आपको देखना है, दंते वर्ण कौन सा है? लृतु लसानाम दंते, तो ट तो है मूर्धन्य होगा। ट वर्ण कैसा वर्ण होगा? मूर्धन्य। ये जो स है, ये जो स है ये किस में आएगा? यही हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि ये स किस में आता है? तालु में। ये स किस में आता है? मूर्धा में। और ये स किस में आ गया? किस में आ गया? दंते। ठीक है, तय वर्ग भी दंत से बोला जाता है, ले भी दंत से बोला जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? कौन सा वर्ण घोष है? घोष वर्ण देखना है आपको जल्दी से, करेक्ट आंसर दीजिए। घोष वर्ण थोड़े से अलग हैं। अल्प प्राण महाप्राण में 1 3 5 होते हैं, जबकि जो घोष वर्ण होते हैं, घोष वर्ण में तीसरा भी होगा, पांचवा भी होगा, लेकिन साथ में चौथा और आ जाएगा। जो महाप्राण में आता है ना चौथा, उसको हम घोष वर्ण में शामिल करते हैं। ठीक है, 3 4 5 घोष वर्ण होते हैं। इसके अलावा और कौन से होते हैं भाई घोष वर्ण में? तो इसमें आएंगे अंतस्थ वर्ण। जैसे अल्प प्राण में अंतस्थ वर्ण थे,
वो अंतस्थ वर्ण घोष भी होते हैं, दोनों जगह आ सकते हैं। ये अंतस्थ वर्ण जो होते हैं वो कैसे वर्ण होते हैं, एक तो इनको कहेंगे घोष वर्ण, एक कहेंगे इनको अल्प प्राण, बस दोनों आ सकते हैं ये। ओके, ये दोनों हो सकते हैं। तो एक 3 5 जो होता है वो तो अल्प प्राण में होता है, लेकिन यहाँ पे 3 और 4 और 5 है, ये क्या कहलाते हैं, घोष वर्ण। इन घोष वर्णों को सघोष भी कहा जाता है। घोष वर्णों को क्या कहा जाता है, सघोष वर्ण भी कहा जाता है। इसके अलावा जो बच गए वो सारे के सारे वर्ण किस में आते हैं, अघोष में आते हैं। किस में आते हैं, अघोष। किस में आते हैं, अघोष में। तो एक बार हम इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। पहले तो घोष वर्ण कौन से होंगे, अभी हमने देखा 3 4 5, तो च पहला है, गलत है। ख दूसरा, ये भी गलत है। क पहला है, ये भी गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, क्योंकि तीसरा, चौथा और पांचवा ये होते हैं घोष, यानी जिनको बोलते समय तेज आवाज निकलती है ना, घोष। करेक्ट। अब अघोष वर्ण कौन से होते हैं, अघोष, इन पे भी हम साथ साथ में चर्चा कर लेते हैं। अघोष, अघोष वर्ण वे होते हैं, इनके अलावा जो बच गए वो अघोष होंगे। कौन से होंगे, इनके अलावा जो बच गए, तो बच गए कौन से, पहला और दूसरा वर्ण, वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। इसके अलावा तीनों प्रकार के से, एक बीच में मैंने उल्टा सीधा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तीनों से आ जाएंगे। ओके, टोटल संख्या अघोष वर्णों की होती है 13। कितनी होती है, 13, क्योंकि वर्ग का पहला दूसरा वर्ण 5 वर्ग, 5 वर्गों के 10 वर्ण हो गए और 3 सह हो गए, टोटल हो गए 13। ओके, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षय। ये जो होता है इसका जो निर्माण हुआ है वो किन दो वर्णों से हुआ है, अक्षय वर्ण किन दो वर्णों के मेल से बनता है, तो ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कै और अक्षय छत्री वाला। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त स्वर कौन सा है, संयुक्त स्वर यानी स्वर के अंदर भी 4 स्वर ऐसे होते हैं जो संयुक्त होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ए, आई, ओ और औ। अब इनमें से देख लो कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो ये ऑप्शन डी है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं, वो आपको चूज करने हैं। स्पर्श व्यंजन वर्ण कैसे लेकर के मैं तक होते हैं, तो कै स्पर्श व्यंजन वर्ण हो जाएगा, कै है वो स्पर्श व्यंजन वर्ण हो जाएगा, बिल्कुल होगा। तो कै इसमें भी आ रहा है, 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 यहां तक तो सही है। लेकिन रे जो होता है ये स्पर्श में नहीं आता है, रे तो अंतस्थ व्यंजन वर्ण में आता है, ले भी अंतस्थ में आता है, और है जो है वो उसमें में आता है। तो पहला ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। से, इसका से नहीं होता है, है और च तो होता है, लेकिन इसमें से ऑप्शन है, ये गलत हो गया। 1 3 और 4 ये तो सही है, लेकिन दूसरा है ना ये गलत है, तो ये पूरा ही गलत माना जाएगा। ख पहला वर्ण है, च पहला वर्ण है, छ दूसरा वर्ण है, और पै भी पहला वर्ण है। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा वर्ण जो होता है प्रत्येक वर्ग का, वो क्या कहलाता है, स्पर्श व्यंजन वर्ण होता है, कैसे लेकर के मैं तक। तो करेक्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा। लास्ट वाले को भी हम एक बार देख लेते हैं। कै स्पर्श व्यंजन वर्ण होगा, ख स्पर्श व्यंजन वर्ण होगा, लेकिन ये जो है और ये और रे ये दोनों किस में आएंगे, अंतस्थ में आएंगे। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो ही नहीं सकता है। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या हुआ, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अंतस्थ और उष्म वर्ण कितने होते हैं। चलिए बताइए आप, बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप सब आंसर दे सकते हैं। अंतस्थ और उष्म व्यंजन वर्ण क्या है, अंतस्थ और उष्म व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, सॉरी कितने होते हैं, संख्या पूछी गई है। तो अंतस्थ व्यंजन वर्ण कितने होते हैं,
अंतस्थ व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? 4। ऊष्म व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? 4। टोटल कितने हो गए? 8। उत्तर तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। अंतस्थ 4 कौन कौन से होते हैं? य, रे, ले और वे। इन क्वेश्चनों को इतनी बार मैंने दोहरा दिया है कि क्लास के अंदर ही आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। ओके, और यदि अभी भी कहीं पे कंफ्यूजन है तो क्लास को वापस बैक करके और इनको सबको नोट कर सकते हैं और अच्छे से याद कर सकते हैं। 4 ऊष्म व्यंजन वर्ण कौन से होंगे? से, से और है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के प्रश्नों की श्रृंखला, इस आज के प्रश्नों की श्रृंखला का ये अंतिम क्वेश्चन है। इसका उत्तर आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में देना है। निम्न में से महाप्राण है, निम्न में से महाप्राण है, बताइए दोस्तों, जल्दी से उत्तर दीजिए। महाप्राण वर्ण कौन सा है निम्न में से? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए कै, ऑप्शन बी खे, ऑप्शन सी चे और ऑप्शन डी उ। महाप्राण कौन सा है? अल्प प्राण में हमने देखा था 1, 3, 5 और सभी स्वर। तो देखो ऑप्शन ए में एक पहला वर्ण आ गया, अल्प प्राण होगा। चे में भी पहला ही वर्ण है ये, सी ऑप्शन में, और उ स्वर हो गया। तो क्या ये तीनों हमारे उत्तर बन सकते हैं? नहीं बनेंगे, क्योंकि ये तीनों क्या हैं? अल्प प्राण हैं। अब करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा? करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा? ऑप्शन बी, यानी ख वर्ण जो है वो महाप्राण होता है, महाप्राण होता है। दूसरा और चौथा वर्ण हमारा महाप्राण होता है। इसके अलावा ऊष्म व्यंजन वर्ण यानी स और है, ये भी महाप्राण में शामिल होते हैं। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट अवश्य करें और चैनल को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना है। पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको इसी प्रकार से आपको नए नए वीडियो प्रतिदिन मिलते रहेंगे और आपकी हिंदी व्याकरण है इसको आपको मजबूत करना है, तो हमारे चैनल से जुड़िए, हमें सपोर्ट कीजिए। थैंकिंग फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टीसीजी क्लासेस की ओर से आपको वीडियो देखने के लिए बार बार धन्यवाद।